हाय फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे पार्ट 4 ऑफ द 30 ईयर पीवाईक्यू सीरीज। अब आपको पता है कि 30 ईयर की मैंने जो पीवाईक्यू स्टार्ट किया है उससे कंबाइंड पीवाईक्यू है, उसके अंदर यूपीएससी के पीआईक्यू भी खत्म किया मैंने, सीडीएस का भी कुछ पार्ट है उसके अंदर, आपको अदर स्टेट पीसीएस लाइक यूपी का काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे ना, जितने भी पीसीएस देंगे आप, तो यूपी का पेपर काफ़ी ना अच्छा पेपर माना जाता है पीसीएस के जो लेवल्स हैं उसमें। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, इनके पेपर्स का यहाँ पे है। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों में जेएनके के भी पेपर लेके आऊं मैं, क्योंकि जेएनके के पेपर मैंने देखे हैं काफ़ी अच्छे हैं। आपको सच बताऊं, मैं उनका पेपर का भी सेट लेके आऊं मैं, और एक तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। ओके, अब आपको लगेगा ये सब करना है ज़रूरी, हाँ भाई, अब ज़रूरी तो हो गया है। आज के टाइम पे जितने ज़्यादा आप पेपर करके जाएंगे, एक तरह से आपका कंसेप्ट, तो आप देखिए, बार बार आप कंसेप्ट नहीं कर सकते ना, बार बार आप बुक खोल के नहीं कर सकते हो, वो अच्छा तरीका भी नहीं है। तो बेटर है कि आप पेपर लगाते रहिए। जितने पेपर आप लगाते रहेंगे उतना ज्यादा आपका रिवीजन होता रहेगा, उतने आप बार आपको दिमाग में चलती रहेगी चीज, अच्छा हाँ ऐसे। सो दैट्स वाई हम पेपर लगाते हैं, अदरवाइज कितनी बार आप पढ़ोगे उसको। ओके, और पढ़ने आप खुद देखिए ना, आप 10th 12th में तो क्या करते थे, एक बार आप पढ़ने के बाद पेपर सॉल्व करते थे ना, वही यहाँ पे भी करना हमें, और क्या। Which of the following was inserted in preamble? अब देखिए, प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट हुआ, आपको पता है प्रियम्बल में। और प्रियम्बल में 3 चीजें ऐड की गई हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। करेक्ट, ये 3 चीजें हमने ऐड की है। और इसका मतलब ये है कि हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड केशवानंद भारती केस में, एसआर बोमई केस में, 2 केस आपको दिमाग में रखने हैं। केशवानंद भारती केस फर्स्ट केस, एंड सेकेंड इज अ एसआर बोमई केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहां पे कौन से 2 वर्ड है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, एंड थर्ड वर्ड इज इंटीग्रिटी। प्राइवेसी, देखिए प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब प्राइवेसी वर्ड क्या प्रियम्बल में है क्या, नहीं। प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। In 2017 it was added in which article? In article number 21। अब बोलेंगे क्यों बता रहा हूं ये सब चीजें, क्योंकि 2024 के अंदर राइट टू प्राइवेसी के ऊपर डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, और समथिंग सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैव फ्रेम्ड। और एक बार नहीं, 2-3 बार पूछा जा चुका है, अलग अलग इसमें पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी के, सीडीएस में, सीएपीएफ में, और आईएएस के पेपर में पूछा जा चुका है। तो प्राइवेसी इज, और ये भी पूछा जा चुका है कि कौन सा केस था, कौन से केस के बाद, तो पुट्टा स्वामी केस है वैसे। ओके, वो भी बताऊंगा, यहाँ पे है वैसे, लिया है मैंने। देखिए अभी बात कर लेते हैं, द प्रियम्बल ओरिजिनली क्या बोलता था। एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि प्रियम्बल ओरिजिनली क्या था। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे हम लोग, लेकिन बाद में जब सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड हो गया, तो हम क्या बोलते हैं अपने आप को, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 वर्ड आप दिमाग में रखेंगे। और आप मेरे पीआईक्यू अगर देख रहे हैं तो आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज पर द ऑप्शन में दिया हुआ था कि इंडिया का जो प्रियम्बल था ओरिजिनली कैसा था, क्या क्या टर्म्स थे उसके अंदर। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, but after that socialist and secular word added। तो आप मेरा अगर नहीं देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप देखें, आपको अच्छा इंसाइट मिलेगा। द वर्ड सोवरेन वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट। चलिए, प्राइवेसी, ये क्यों मैंने हाईलाइट किया है, काफी रीजन है इसके पीछे। द राइट टू प्राइवेसी वाज नॉट द पार्ट ऑफ प्रियम्बल, ऑल्दो कोई मतलब भी नहीं है। फंडामेंटल राइट इसको किया है और रिकॉग्नाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21 बाय द इन 2017 पुट्टा स्वामी केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको मैं ये भी कराऊंगा, जैसे थोड़ा बहुत मैं कुछ अलग और भी टॉपिक करा लूं, पीआईक्यू एक बार खत्म कर दूं मैं, तो जो इंपॉर्टेंट केसेस है, जैसे एसआर बोमई केस का पूरा डिटेल वो तो कराया भी है, लेकिन अलग एक्सपेक्ट से भी कराऊंगा पूरा। उसके बाद केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस हो गया, गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस, ये सारे केसेस आपको अलग से कराऊंगा मैं। इसमें एक राइट टू प्राइवेसी ये भी आता है, पुट्टा स्वामी केस भी आता है। ओके, सो दैट आल्सो आई विल डिस्कस। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, ये 2018-19 में एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये बहुत हाईलाइट करके रखा है इसलिए मैंने, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये तो एक एनडीए के 2013-14 में डायरेक्ट, एनडीए नहीं, सीडीएस के 2013-14 में डायरेक्टली पूछा था। द प्रोविजन दैट नो बिल imposing टैक्स कैन बी इंसर्टेड इन द legislature में आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, is covered in the constitution of article of India under which article। अब बताइए, देखिए टैक्स से रिलेटेड जो बिल होंगे ना, वो आपको
वो आर्टिकल नंबर 112 से लेकर आर्टिकल नंबर 117 के बीच में ही होंगे, ज्यादा करके इसी में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये डील करता है हमारे बजट वाले मनी बिल से रिलेटेड, फाइनेंस बिल से रिलेटेड जो होते हैं उनसे डील करता है। ओके, तो आर्टिकल 226 किससे डील करता है भाई? कंसोलिडेटेड फंड से डील करता है ना, और पब्लिक अकाउंट से। और कंटिजेंसी फंड के लिए आर्टिकल 267 है। आप इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं, अब मेरे चैनल पे अवेलेबल है पूरा। आर्टिकल 117 यहाँ पे है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये डायरेक्टली देखिए पूरा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पुर्जा उन्होंने उठा के यहाँ पे रख दिया, बोले कि चलो करो, मतलब सॉल्व करो डायरेक्टली। तो इससे समझ सकते हैं आप कि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी बेयर एक्ट में धीरे धीरे मैंने कराया भी है, बेयर एक्ट भी कराता रहूंगा, जैसे कि मैंने कुछ यूनियन एग्जीक्यूटिव के बेयर एक्ट करा दिए हैं, आर्टिकल नंबर 1 टू लेकर आर्टिकल नंबर 4, क्योंकि जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो मेरी आदत हो गई अभी कि मैं आर्टिकल्स पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि अब मुझे समझ में आ चुका है कि पहले इतना क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन आजकल डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे उठा के पूछ लिया जाता है। तो आई डोंट वांट टू लूज इवन द सिंगल मार्क्स। ओके, तो इसलिए चलिए आर्टिकल 17117 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट a money bill which include taxation proposal cannot be introduced in the legislature without the recommendation of the president. Okay, this ensure the financial proposal including taxation are subject to the executive approval before being introduced in the parliament. Okay, अब आपको ये देखिए पार्लियामेंट में कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, ये भी समझ, लोकसभा में होगा, क्योंकि ये बिल कैसा है, इट इज अ काइंड ऑफ अ मनी बिल। और आपको पता है मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ना कि राज्यसभा में, ये बात आप जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप आर्टिकल 226 ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है, ओके, एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से डील करता है, और आर्टिकल 267 डील करता है कंटिजेंसी फंड से। बाकी तो आप चलिए इतना डिटेल में नहीं पूछता कोई आर्टिकल 306 आर्टिकल 307 क्या है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं मैं आर्टिकल नंबर 301 से लेकर आर्टिकल नंबर 307 तक आपको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, जो इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में जब बहुत सारे प्रोविजन है उसको एक बार हम डिस्कस करेंगे। वी विल नॉट इग्नोर दैट पार्ट। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट। अब हमने कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया भाई? अब इसके ऊपर आपका सोर्स वाला मेरा वीडियो देखिए, नहीं तो यहाँ पे तो मैं काफी चीज बताऊंगा। कॉन्करेंट लिस्ट, सॉरी कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया। सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया? सोवियत यूनियन से हमारा एक कंसेप्ट है सोशलिस्ट प्रिंसिपल हमारे हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल हमारा वहीं से लिया हुआ है हमने। आपको पता है कि नेहरू जी काफी ज्यादा उनका एक काफी इंप्रेस थे, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे। आपको बता दूं मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस थे वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल से। उस टाइम पे रशिया एक उभरता हुआ, यूएसएसआर एक उभरता हुआ देश था जो अपने आप में काफी सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे स्टैब्लिश कर रहा था, और काफी ज्यादा इंप्रेस थे वो। साथ ही साथ आप उसके अपोजिट देखेंगे यूएसए था जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेस्ड था पूरी तरह से। तो नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने बोला कि हमें दोनों चाहिए, हम मिक्स इकोनॉमी की बात करेंगे, विच इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट स्टेप दैट ही हैज टेकन। ओके, तो इसीलिए हमें, अब आपको बता दूं हमारे सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया है। और एक आपको प्रियम्बल में दिखता है ना जस्टिस के बारे में, जस्टिस वर्ड आपको देखने को मिलता है। 3 टाइप के जस्टिस है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, 3 टाइप के जस्टिस है। ये जो कंसेप्ट है ना जस्टिस का, ये रशियन रिवॉल्यूशन से ले रखा है। ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या लिखा है? हमने ज्वाइंट सेटिंग ले रखा है। ठीक है, हमने ज्वाइंट सेटिंग ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। इटली से हमने, अभी राहुल गांधी का ननिहाल ही है वो, बट ठीक है, इटली से तो ऐसा कुछ नहीं लिया। कनाडा से देखिए, कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से जितना भी हमारा फेडरल प्रोविजन है, जिसके अंदर हम फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, गवर्नर की अपॉइंटमेंट, यहां तक कि जो हमारा जीएसटी का कंसेप्ट है वो भी हमारा एक तरह से जो टाइप है वो हमारा कनाडा की तरह ही है एक तरह से। वो रेसिड्यूरी पावर की बात करते हैं जब हम, रेसिड्यूरी पावर आर्टिकल 248 वो भी हमने वहीं से लिया है। मतलब वो कंसेप्ट रेसिड्यूरी पावर क्या है? पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा पावर जा रही है, कोई नया सब्जेक्ट आ गया, हु विल हैव द चार्ज टू मेक द लॉ? पार्लियामेंट विल मेक द लॉ, व्हाई नॉट द स्टेट? तो कहीं ना कहीं हम स्टेट को वीक करते हैं ना यहाँ पे, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में रेसिड्यूरी पावर जो है वो वहां के राज्यों के पास है, ओके, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेट के, सेंटर के पास है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो यूनियन है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो क्वाजी फेडरल हम अपने आप को बोलते हैं। चलिए, काफी डिस्कशन हो गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट 7th शेड्यूल ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए अभी एक और बात, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, बट इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हु विल मेक द लॉ? यूनियन विल मेक द लॉ। एक और बात, आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255, इट इज द पार्ट 11, वैसे तो पार्ट 11, ठीक है, पार्ट 11 चैप्टर 1
क्या चैप्टर 1 में है? लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। बिकॉज आपको मिलेगा आर्टिकल 245 से लेकर 263 आपको मिलेगा सेंटर स्टेट रिलेशन है, आपको देखने को मिलेगा पूरा सेंटर स्टेट रिलेशन है। आपको एक एक आर्टिकल में गिनवा सकता हूं। आर्टिकल 246 अगेन बात करता है इसके बारे में, तीन जो हमारे हैं, अरे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आर्टिकल 249 जिसके ऊपर राज्यसभा बिल पास करेगी सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल प्रोविजन है उसके लिए। उसके बाद 251 किससे एसोसिएटेड? 250 क्या है? 250 जिसके अंदर पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। 252 क्या है? जब दो या दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे। 253 क्या है? जब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को हमें करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना है, भले वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का क्यों ना हो, उसके ऊपर लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। 254 यहां पे हो गया। 248 क्या है? रेसिड्यूरी पावर की बात करता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। अभी बार बार इसलिए मैं रिपीट कराता हूं क्योंकि आपके दिमाग में, अगर सुन रहे हैं मेरे साथ, तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लगता होगा कि नहीं मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूछे जाते हैं, आप खुद देख लीजिए। चलिए ओके, एक और चीज सोवियत यूनियन से लिया है, मेरा अचानक से दिमाग में नहीं चल रहा, ऑप्शन दिख जाएगा तो बता दूंगा अभी तुरंत ना। मैं तब से वही सोच रहा हूं, दिमाग मेरा तब से उसी पे जा रहा है कि क्या चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं सोवियत यूनियन से, जो हमने ली है, बट राइट नाउ आई एम फॉरगेटिंग इट। आपको याद है तो बताइए, क्योंकि मैंने बताया है बट अभी मेरा दिमाग उस पर जा नहीं पा रहा, तब से दिमाग में वही चल रहा है मेरे। चलिए अब याद करते हैं यहाँ पे। Which of the following act for the first time provided the communal representation? आप पूरी दुनिया जानती है, जब आपने पढ़ना चालू किया होगा हिस्ट्री तो सबसे पहले ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। 1909 आपको पता है कि, अभी दो चीज आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा मैं आपको। 1906 में पता है हमारा मुस्लिम लीग बना था, करेक्ट? आगा खान, सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, और जो हमारे मिंटो भाई थे, मिंटो वाज दैट टाइम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने मॉरले एंड मिंटो, मॉरले वाज सेक्रेटरी देन, तो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को, जो स्पेशली अब बंगाल का पार्टीशन देखेंगे तो जो बांग्लादेश है राइट नाउ आल्सो द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, तो उस टाइम इट वाज अब ईस्ट बंगाल, तो उसमें उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आप मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको आप इसमें पार्टिसिपेट मत करने दीजिए स्वदेशी मूवमेंट में, और हम आपकी जो भी हम आपको स्टेटस प्रोवाइड करेंगे ना एवरीथिंग, उसके लिए वो शिमला डेलीगेशन आपको देखने को मिलता है, शिमला डेलीगेशन। शिमला डेलीगेशन जिसके अंदर मिंटो ने भी उसको अटेंड किया था, मिंटो हैज आल्सो अटेंडेड एंड इट टुक प्लेस इन 1906 शिमला डेलीगेशन। और उसमें मुस्लिम ने यही जो उनके हायर जो लोग थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने यही बोला कि वी वांट अ सेपरेट इलेक्टेड, तो उसने दे दिया, एक बार बोलने पे दे दिया, 1909 में दे दिया था उनको। तो एक यहां से शुरुआत होती है, यहां से तो नहीं लेकिन एक तरह से पॉलिटिकल लेवल पे यहां से शुरुआत होती है बाइफर्केशन की, एक अलगाव की, तो ये शुरुआत है वहां से। और एक और बात आपको बता देना चाहता हूं, इसलिए हमारे राजेंद्र प्रसाद ने बोला है मिंटो इज द फादर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने मिंटो को बोला है क्योंकि वहीं से शुरुआत है, यहीं से शुरुआत है। मुस्लिम को आपने अलग करना चालू किया, रिलीजन के बेस पे आपने पॉलिटिकली डिवाइड करना चालू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट में उनको बजट डिस्कस करने की बात की गई थी, बजट डिस्कस करने की पावर मिल गई थी, बट क्या उनको वोट देने की पावर थी? नो, नो राइट टू वोट। यहां पे क्या हुआ था? यहां पे प्रोविंशियल डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, ओके। और इसी को चेक करने के लिए 1927-28 में कौन आया था? 28 में पहुंचा था इंडिया, वैसे वो साइमन कमीशन आया था, और पर्पस ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंडिया में लाने चाहिए, और ऑल्सो टू क्रॉस वेरीफाई मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके रिकमेंडेशंस पे आता है? साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था। ये बात आपको बता दूं मैं, साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो रिपोर्ट्स थे उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जिसके अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी। और क्या बात की गई थी? यहाँ पे फेडरल कोर्ट निकल के आए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब एक तरह से फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट आए थे यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोविंशियल वाली डेमोक्रेसी डायरकी हटा के सेंटर में डायरकी लाई गई थी, जैसे आज भी हम देखते हैं हमारे यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा है ना, तो डायरकी मतलब 2 हाउसेस वैसे लाए गए थे यहाँ पे। चलिए, इसी के लिए उन्होंने बोला था, नेहरू जी ने बोला था, कार विथ फुल ऑफ ब्रिक्स, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक तरह से पावर्स तो देखने के लिए सब कुछ है, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर्स कुछ भी नहीं है। सारी पावर्स अभी भी गवर्नर जनरल के पास है, वाइसरॉय के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी। तो बोलने के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन था, बट था नहीं कुछ उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
अच्छा, एक और बात काफी इंपॉर्टेंट था ये बताना भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कम्युनल अवार्ड जो, सॉरी अपना रेमसे मैकडोनल्ड्स की जो प्रपोजल था कि हम यहाँ पे जो SC ST कम्युनिटी है उसको भी हम लोग देना चाहते हैं सेपरेट इलेक्टेड, फिर गांधी जी चिढ़ गए थे और अम्बेडकर जी ने मैकडोनल्ड को सपोर्ट कर दिया था, फिर पूना पैक्ट हुआ था एंड एवरीथिंग यू ऑल नो दैट। उसके बाद देखने को मिला कि सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, इन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टेड दे दिया गया था 1935 तक। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी 1935? क्यों भाई, क्यों ऐसा था कि इसको क्यों ऐसा बोला है कि इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? क्या रीजन? क्योंकि देखोगे आप कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, प्रोविंसेस के ले लो या फिर सेंटर के ले लो आप, वो गवर्नर और गवर्नर जनरल के हाथ में थी। गवर्नर मतलब स्टेट लेवल पे होते थे, प्रोविंस लेवल पे होते थे, गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय उनके हाथ में थी। तो कहने का मतलब था, और दे आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो कहने का मतलब एब्सोल्यूट पावर तो पूरा का पूरा इनके हाथ में था, एग्जीक्यूटिव के हाथ में था। तो लेजिस्लेचर तो किसी काम का रहा नहीं, बस दे कैन ओवरराइड द लेजिस्लेचर ऑल्सो। तो इंडियन लोग वहां पे इलेक्ट होके तो जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास ओवरराइडिंग पावर है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी है। लिखने के लिए सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आखिरकार एग्जीक्यूटिव के पास ओवरराइडिंग पावर है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात यहां पे लिखी गई है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज? हमारे सरदार पटेल जी हैं। अभी यहाँ पे एक और बात, जो प्रोविंशियल कमिटी थी उसके भी जो चेयरमैन थे वो भी सरदार पटेल जी हैं। ओके, अब यहाँ पे BN राव कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं। पंडित नेहरू कौन है? पावर कमिटी के हेड हैं। ठीक है, अंबेडकर जी किसके हैं? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके लिए देखो यार, इसके लिए आपसे सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा मैं, कमिटीज एक जो मेजर कमिटीज हैं, माइनर नहीं, जो मेजर कमिटीज हैं जैसे फ्लैग कमिटी हो गया, ओके, सब कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट हो गया, इनकी जरा एक लिस्ट बनाइए और इसको लिखिए। वैसे तो मैं कराऊंगा ये सारी चीजें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और काफी बार पूछे गए। BN राव के ऊपर तो काफी बार पूछा गया, आपसे मेरे साथ बने हुए तो BN राव का नाम है चौथी या पांचवी बार आया है। तो ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। आगे बढ़ते हैं, यूनियन पावर कमिटी, पंडित नेहरू जी। Who said a constitution like a machine, a lifeless thing, it acquires life because of a men who control it, and India needs today's nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को ऐसे बता दो, इनको बोलते थे अजात शत्रु, मतलब इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से। मतलब ऐसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल टसल रहा है, एक उसमें भी विंग्स बनते थे, बहुत सारे लोग गांधी जी को भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये ऐसे पर्सन है जिनको सब लोग पसंद करते थे, सब लोग पसंद करते थे। इसीलिए आपको जो पता है ना, 1939 में जो त्रिपुरी कांग्रेस था, त्रिपुरी कांग्रेस का सेशन था जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस ने डिफीट कर दिया था पट्टभी सीतारामैया को। तो ऑफकोर्स गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस लीड करे वहां पे। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला यार मैं गांधी जी के अगेंस्ट कैसे जाऊं, बेटर है कि मैं रिजाइन कर देता हूं। और पट्टभी सीतारामैया तो खुद ही हार गए थे। तो देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद assumed द चार्ज ऑफ द त्रिपुरी कांग्रेस और त्रिपुरी सेशन ऑफ द कांग्रेस 1939। ओके, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई रीजन रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है यार। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was not a salient feature of the Government of India Act 1935? It provide all India federation. Residuary subject were allotted to provincial legislature. आपको लगता है residuary subject provincial legislature को दिया जाएगा? Residuary subject was given to the central legislature. अभी देखिए इसका आपको, अभी हम बोलते हैं ना कि हम कैनेडियन मॉडल पे बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सोर्स हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मिलता है। जैसे इमरजेंसी प्रोविजन का भी सोर्स हमें मिलता है, ऑर्डिनेंस का भी सोर्स हमें यहीं पे मिलता है। ठीक है, ये सब हमने किया है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हाँ बिल्कुल, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी यहाँ पे। इट अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड रिड्यूस एट द सेंटर। बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे बी इज द राइट रॉन्ग आंसर, बिकॉज सेंट्रल के पास पावर थी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर, आज भी वही है। आज भी पार्लियामेंट के पास पावर है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर, ना कि प्रोविंसेस को, ना कि स्टेट को। चलिए इसको अलग से करेंगे यार, अभी इसमें उतना मैं टाइम नहीं देना चाहता हूं मैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर काफी अच्छा क्वेश्चन है।
फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अच्छा मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ओरिजिनली ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी भाई के एम मुंशी जी थे, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एच सी मुखर्जी, पूछा हुआ है। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट, ये है यहाँ पे, इनका नाम है वीटी कृष्णमाचारी, जो राजस्थान प्रिंसली स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे। और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपने जवाहरलाल नेहरू जी, तो इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, ये तो पूछा भी है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर अलग से क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, पूछा इससे पहले भी आ चुका है, आपको मैं करा चुका हूं मैं। ओके, तो ही वाज फ्रॉम द बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। एच सी मुखर्जी कहां से थे? बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां से थे, ठीक है। एंड ही वाज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर। चलिए, बाकी तो और कुछ यहाँ पे नहीं है। और हाँ, जो वीटी कृष्णमाचारी जी हैं, ठीक है, एक कौन से भाई, राजस्थान का कौन से प्रिंसली स्टेट थे, पता होना चाहिए। ये था प्रिंसली स्टेट ऑफ, जो बीकानेर का था, बीकानेर, ठीक है। एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो महाराजा ऑफ बीकानेर की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। चलिए, इन रिलेशन टू द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, अब आपको पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हम कौन से शेड्यूल के आधार पर बनाते हैं, शेड्यूल नंबर 6। कितने हमारे पास टोटल वो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट? 10 है यहाँ पे, ये बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गवर्नर को थोड़ी स्पेशल पावर होती है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, और 26 जो होते हैं वो यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं, और 4 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी गलत है, द राइट टू डायरेक्ट द एक्ट पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम लाइज विद गवर्नर। डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नर को थोड़ी एक्स्ट्रा पावर है, ठीक है। पार्लियामेंट जो लॉज बना रही है उसको यहाँ पे अमेंड करके विद द परमिशन ऑफ गवर्नर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, एंड सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड में आपको बताया मैंने, यहाँ पे 26 + 4 होता है। 26 यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजेस के थ्रू इलेक्ट होते हैं, और 4 यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। अब आपको बता देता हूं मैं कि कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल नंबर 244 के अंदर आता है, फॉर द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो 6th शेड्यूल की हम बात करते हैं। और कौन से स्टेट है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। आपको ये बताया था मैंने ATM स्क्वायर से, ATM स्क्वायर, ठीक है। अब एक और बात इसमें बता देता हूं मैं कि कितने हमारे पास, वैसे 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो असम के अंदर कौन से हैं, ठीक है। तो यहां पे है कार्बी, बोडो, दीमा हसो, ठीक है। अपना मेघालय में जो है वो तो है गारो खासी जयंतिया, ये आप दिमाग में, तो हिल्स के नाम पे है तो आपको पता ही रहेगा, गारो खासी एंड जयंतिया। और कौन बचा यहाँ पे? त्रिपुरा में बहुत सिंपल है, त्रिपुरा के नाम पे ही है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो त्रिपुरा के नाम पे त्रिपुरा वाला है। और यहाँ पे किधर गया? मिजोरम में चकमा मारा लाई, क्या है? चकमा मारा लाई। आई थिंक एक बच रहा है, कोई तो भी गलत जा रहा है क्या? ठीक है, एक ये आई थिंक इसी में है, मिजोरम में ही है एक। कौन सा है? चकमा मारा लाई, तो सिंपल याद है। एक और आप देख लीजिएगा, टोटल यहाँ पे 9 आपको बता दिए मैंने। कार्बी, बोडो, दीमा हसाओ, और यहाँ पे मेघालय में गारो खासी जयंतिया, एंड त्रिपुरा में त्रिपुरा के नाम पे ही है, और यहाँ पे मिजोरम में चकमा। यहाँ तक कि अगर चकमा की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो चकमा की हिस्ट्री काफी बेकार है। चकमा यहाँ पे एज अ माइग्रेंट आए थे इंडिया में, आपको बता दूं मैं, लेकिन अब यहाँ पे सेटल हो गए हैं। आज उनकी पॉपुलेशन यहाँ के जो इंडिजिनस ट्राइबल्स हैं उनसे कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आज की, बट चलिए क्या करें। और आज उन्होंने कितनी बार चकमा लैंड की भी बात की है, अब बताइए, ये बात करते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर कभी और पूरा एक अलग से सेपरेट टॉपिक में 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल पे लूंगा, और दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करेंगे, क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, The governor of Assam has the power to direct whether an act of the parliament or state legislature shall apply to the autonomous district that is deemed to be जो भी unsuitable होगा for the tribal population, the governor may modify it or exempt its implementation within the district. ये होता है। चलिए आगे बढ़े। By which amendment of the Constitution of India were the forest transferred from state list to the concurrent list? देखिए 42nd amendment है। ऐसे 5 सब्जेक्ट थे जिनको चेंज किया गया फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। वो कौन कौन से 5 है उसको देख लेते हैं जरा, ये देखना बहुत जरूरी है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट,
प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये प्लीज इसको आप दिमाग में रखेंगे, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी देखिए आपने ये देख ही लिया, फॉरेस्ट वाला डायरेक्ट आ गया एजुकेशन के ऊपर। तो ये सारे के सारे इस टाइम पे कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, वेट एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, प्लीज इसको दिमाग में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखता हूं मैं, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, और एक तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसलिए सारा पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैच द फॉलोइंग करना है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल नंबर 18। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल नंबर 40, डीपीएसपी का पार्ट है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 14, 21A। ओके, या फिर अच्छा एज पर इसके साथ जाऊं तो इसको मैं डाल दे, अच्छा इंडिया दैट इज भारत, ये हो गया आर्टिकल नंबर 1, दैट इज यूनियन एंड टेरिटरी। मैच कर दें इसको। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या है? फंडामेंटल राइट है ना, तो फंडामेंटल राइट के साथ चला जाएगा ए, थर्ड का ये हो जाएगा। डी, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी, तो यहां पे चला जाएगा ये दिस डी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विलेज पंचायत, तो बी चला जाएगा। और बचा क्या फिर? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14, ये चला जाएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटी सी। तो ये चीजें हैं, इसको आप मैच कर लीजिएगा। और बहुत सिंपल है वैसे, आप इसको अगर पता है तो पता है, नहीं पता नहीं पता, इसमें ज्यादा लॉजिक लगता नहीं है, क्योंकि ये सीधा आपका रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा, नहीं कर रहे हैं नहीं याद रहेगा, बाकी कोई लॉजिक नहीं। और मेरे साथ बने हुए तो जरूर आपको याद रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। सिर्फ एबॉलिशन ऑफ टाइटल नहीं है, लेकिन आपको याद होगा एक दिन मैं प्रिविलेजेस के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने उस दिन थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया था। ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। इसलिए आप देखेंगे कि आज के टाइम पे नवाब, ओके, राय बहादुर, राजा महाराज, राजा धीराज, ये सब टाइटल नहीं लगाए जाते। ये हमने अपने आजादी से पहले बोला जिसको था वो था, अब छोड़ दो सब, ठीक है, तो इसको हटा दिया गया। चले आगे बढ़ते हैं आगे। इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज, ये बता चुका हूं मैं, पंचायती राज किसका पार्ट है। सो पंचायती राज इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। पंचायती राज इज नॉट अ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट इट इज नॉट अ ऑटोनॉमस बॉडी। ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इट इज नॉट अ ऑटोनॉमस बॉडी। लोगों को लगता है भाई ये तो ऑटोनॉमस है, नहीं ऑटोनॉमस नहीं है वो, ठीक है, स्टेट का सब्जेक्ट है वो, और स्टेट को पूरी पावर है, स्टेट को पूरी पावर है कि उसके लिए लॉ बना सके, ठीक है, स्टेट को पूरी पावर यहां पे दी गई है। लेकिन बस मेक श्योर करना है कि जो यहां पे कंपलसरी प्रोविजन है वो तो होने चाहिए, वो तो होने चाहिए इसके लिए। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair institution and the article of the constitution are properly matched? देखिए अभी ज्यादा दिमाग नहीं, थोड़ा सा बहुत पता है तो कर लेंगे आप इसको। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 351 में होगा क्या? खुद बताइए आप। नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये तो लैंग्वेजेस से डील करता है। जो चैप्टर है 343 से लेकर 351 तक, ये लैंग्वेजेस का चैप्टर है, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का चैप्टर है, तो हमारा चैप्टर नंबर 17, ठीक है। तो ये कैसे होगा? यूपीएससी 332 ना भैया, 332 कैसे यहां पे? 324 हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, उनका तो 123 से चालू होता है, सॉरी 124 से चालू होता है उनका, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अगेन इन्होंने बहुत, देखिए इन्होंने भले ऑप्शन ऐसे बड़े बड़े दिखाए, लेकिन सही बताओ बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और उतना इन्होंने खुद सोच समझ के रखा है, तो विच मीन्स दैट इट्स अ वेरी प्रिटी गुड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन मैं बोलना चाहूंगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़े, ज्यादा वीडियो एड्स पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब आता है यहाँ पे सीडीएस का क्वेश्चन, देखिए इसके ऊपर देख लेते हैं एक बार जरा। आर्टिकल 318 क्या बात करता है भाई? डील विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन विद द यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन, ऑलरेडी डील किया हमने। 332 रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल 351 बताया आपको, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेजेस का टॉपिक है वो, आपको ऑलरेडी बताया मैंने। चलिए अभी देखिए, इन सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर 26 जनवरी, किधर गया 26 जनवरी 1950, हमारा जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है उसके बाद से यहाँ पे बात की जाती है। अच्छा एक और बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, अच्छा सिटीजनशिप कौन देता है भाई? क्या सरकार को पावर है? मतलब यहाँ पे क्या स्टेट सरकार को पावर है, स्टेट्स को पावर है कि उस सिटीजनशिप के अंदर अमेंड कर सकते हैं? नहीं भाई, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, और सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से लिया है? हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया है ब्रिटेन से, और
सिटीजनशिप के ऊपर जो भी अमेंडमेंट करना हो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है, उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, 1955 का जो एक्ट है। और अंडर आर्टिकल नंबर 11 में दिया हुआ है कि पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। ठीक है, अभी जो एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 1955, उसको हमने कितनी बार अमेंड किया ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको हमने कितनी बार अमेंड किया है? इसको हमने 6 बार अमेंड किया है। 6 टाइम वी हैव अमेंडेड इट। पहली 1986 में हमने अमेंड किया था इसको, दूसरा 1992 में किया था, तीसरा 2003 में किया था, चौथा 2005 में किया था, पांचवा 2015 में किया था, और एक तो आपको याद होगा 2019 में किया था। 2020 में फिर आते आते कोरोना आ गया, शाहीन बाग एंड एवरीथिंग। 2019 वाला फेमस है, बहुत फेमस है। हमने जो 6 जो यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटीज थी, 6 रिलीजियस कम्युनिटी थी, उनको हमने बोला कि दे कैन एंटर इन इंडिया। मतलब उनके लिए हमने टर्म्स थोड़े से वो किए, मतलब कम किए। ओके, उनके लिए हमने बोला कि हु एंटर इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। अब वो कौन सी भाई 6 कम्युनिटी थी, 6 रिलीजियस कम्युनिटी थी, हिंदू थे। और कहां से ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, बताता हूं। पहले हिंदू लिख रहे हैं यहाँ पे, हिंदू सिख थे, उसके बाद बुद्धिस्ट थे, जैन थे, पारसीज थे और क्रिश्चियन थे। क्या उसे मुस्लिम थे? नहीं, हमने मुस्लिम को नहीं दिया। और कहां से, कौन कौन से कंट्री से? पाकिस्तान, अफगान एंड बांग्लादेश, इन जगहों से, 3 जगहों से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 6 बार भी पता होना चाहिए, 86, 92, 2003, 5, 15 एंड 19 सॉरी। और ये वाला तो पता होना चाहिए 6 कम्युनिटी कौन सी है। आपको नहीं पता, सबसे रिसेंट अमेंडमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट में, तो पूछा जा सकता है। क्योंकि आजकल ये लोग लैंग्वेजेस का जमाने भर से अमेंडमेंट हो रखा तो पूछते हैं, तो ये आप कैसे ये सोच सकते हैं कि नहीं पूछेंगे? डेफिनेटली दे कैन आस्क द क्वेश्चन। आगे बढ़े। ये तो यार इसमें तो मेहनत नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल मेहनत की बात नहीं है। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, अभी तक तो जमाना लर्न कर लिया होगा आपने। फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करता है यार? अच्छा क्या है भाई, क्या पूछा? अच्छा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। अच्छा मुझे लगा मैच द फॉलोइंग, करेक्टली मैच कितने हैं? ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है? फर्स्ट शेड्यूल में हमारे कुछ सर्टन फर्स्ट शेड्यूल में हमारा आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, बराबर। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 ये हटा दीजिए, क्योंकि ओथ एंड इन्फॉर्मेशन कहां आते हैं? ओथ एंड इन्फॉर्मेशन आते हैं हमारे शेड्यूल 3 में आते हैं। और कौन से ओथ एंड किसके ओथ एंड इन्फॉर्मेशन नहीं है? प्रेसिडेंट और गवर्नर के ओथ एंड इन्फॉर्मेशन यहां पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो जब थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड इन्फॉर्मेशन आता है तो एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट कहां आता है? ये आता है 4th में आता है ना भाई, ये तो दूसरा भी गलत हो गया। 5th शेड्यूल किससे डील करता है? प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। हाँ बिल्कुल सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 9th शेड्यूल प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द सर्टेन स्टेट। सर्टेन स्टेट जो आता है वो है 6th शेड्यूल। सर्टेन स्टेट के अंदर 4 स्टेट आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ यहाँ पे थर्ड वाला ही सही है, तो यहाँ पे ओनली 1 के साथ जाएंगे हम। यहाँ पे ओनली 2 नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे गलत है, ओनली 1 के साथ यहाँ पे जाया जाएगा। ओके आगे बढ़े। 9th शेड्यूल, इसमें 9th शेड्यूल जो है हमारा वो डील करता है। 9th शेड्यूल बनाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद। कौन से अमेंडमेंट के बाद? फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पे सर्टेन एक्ट्स को ऐड किया था विच वर लाइक नॉट इन द परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, उनको बोला कि भाई वो परव्यू से बाहर रखिए इसको। लेकिन बाद में IR कोलो केस आता है 2007 का वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद बोलता है कि अगर आपने 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी उसके अंदर एक्ट ऐड किया है एंड इफ दैट एक्ट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको अमेंड उसको हम रिपील कर सकते हैं, उसको हम स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। तो ये उसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। ये बातें उन्होंने बोली है। समझ में आई बात आपको? इतना बहुत क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़े। ये सारी चीजें हैं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन CDS 2002 का। Which of the following statement with regard to the preamble of the Constitution is are correct? Equality of status and equality of opportunity find mention in the preamble. हाँ भाई सही है क्या? बिल्कुल सही है। The expression unity and integrity of the nation was not there in the preamble since beginning. हाँ भाई, क्योंकि हमने integrity क्या किया? हमने इसको ऐड किया ना 1976 में, इसको हमने ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट के बाद। तो which means that both are correct.
ठीक है, अब इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, एक बार प्रीएम्बल पढ़ लोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें ज्यादा मैं बिल्कुल अभी मेहनत नहीं करना चाहता, अभी खुद देखिए। विच आर द फॉलोइंग टर्म और एडेड इन द प्रीएम्बल, कौन सा है भाई, सीरीज 2020 का क्वेश्चन है। सोशलिस्ट है कि नहीं है, अच्छा अमेंडमेंट के बाद ऐड किया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। फेटर्निटी तो ऑलरेडी था ना हमारे पास, फेटर्निटी तो ऑलरेडी था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी, तो 3 यहां पे सही है। ये जो फेटर्निटी वाला जो टर्म है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने ले रखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, जो 1789 में स्टार्ट हुई थी लुईस 16 के अगेंस्ट, मतलब शुरुआत तो वहीं से हुई थी उसकी। चलिए इसके ऊपर आप थोड़ा देख लीजिएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, चलिए कहां पे लाई करता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, पार्ट 2 में सिटीजनशिप का पार्ट है, पार्ट 2 आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक। पार्ट 1 में क्या आता है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 यूनियन एंड द टेरिटरी। पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 हमारा डीपीएसपी है, कहां से कहां तक है हमारा, 36 से लेके 51 तक। पार्ट 6 में क्या आता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। भाई प्लीज इसको रिमेंबर रखिए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पार्ट 6 में क्या आता है, बहुत हद पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है। आई थिंक रिसेंट के जो यूपीएससी का कोई पेपर हुआ था, एलडीएससी, जो आप सुना होगा आपने, जो इसके अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो एलडीएससी का पेपर होता है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट से कौन सा पार्ट डील करता है, सो दैट्स डील विथ इट। ठीक है, सो दैट्स ऑल, आज के लिए था, छोटा सा पार्ट था, लेकिन अगेन आप देखेंगे काफी रिपीटेशन था इसके अंदर भी। ओके, अब जो अगला लास्ट पार्ट जो इसके अंदर ही रहेगा, ये सारे मतलब सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे, इसके ऊपर मैं कवर करूंगा, लास्ट पार्ट एक कवर करूंगा, और उसके बाद फिर हमारा टॉपिक चेंज होगा। बिकॉज इसके अंदर अगर आप टॉपिक देखेंगे तो मोस्टली क्या रहे हैं, प्रीएम्बल रहा है, शेड्यूल रहा है, सोर्स रहा है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही है, करेक्ट, ये सारे टॉपिक आपको मिले होंगे यहाँ पे। यूनियन एंड टेरिटरी का थोड़ा सा टॉपिक रहा है यहाँ पे, और तो एक तरह से आपको यहाँ पे सैलिएंट फीचर के बारे में बात किया गया है। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे, जितने भी अभी तक मैं 3-4 जो कवर किया है ना, तो एक और लास्ट इसमें कवर करूंगा मैं, थोड़ा सा सीएपीएफ का क्वेश्चन बचे हैं वो कवर करूंगा मैं, एंड देन आई विल चेंज द टॉपिक। तो होपफुली आपको इंसाइट मिल रहा होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीएम्बल हो गया, शेड्यूल हो गया, सोर्स हो गया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो गया, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पार्ट है पॉलिटिकल एक्सपेक्ट में, उसको एक बार देखिए। तो इतना आप अगर देखेंगे, इन टॉपिक्स के साथ में जाएंगे, तो मोर देन एनफ हो जाएगा। ठीक है, और इतना मेरे हिसाब से आप करिए। ये सब भी मैं कराऊंगा, लेकिन एक बार वो करा लो पहले, पीआईक्यू जो बचा हुआ है मेरा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, मेहनत लगती है काफ़ी बनाने में, तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक करिए इसको, और दोस्तों तक भी रीच कराइए इसका आपके। थैंक यू वेरी मच।